हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 5 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वायु शक्ति एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किए जाने वाला है पोखरण राजस्थान के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन एयरफोर्स 7 मार्च को राजस्थान जैसलमेर में पोखरण रेंज में होने वाले एक्सरसाइज वायु शक्ति को कंडक्ट करने वाली है और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट होने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन एयरफोर्स के टोटल 148 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे और इस एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम राफेल भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और एक्सरसाइज वायु शक्ति को कंडक्ट इंडियन एयरफोर्स हर 3 साल के अंदर एक बार करती है। और लास्ट जो वायु शक्ति एक्सरसाइज हुआ था ये 2019 के अंदर हुआ था। चलिए, क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो ईस्ट धर्म गार्जियन 2022 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और कौन से देश के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। The ex-Eastern Bridge bilateral military exercise has been organized between the Air Force of India and which country? तो ये इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। The Joint Tactical Airlift Bilateral Exercise जिसका नाम है COP South 22 was held between the air forces of which two country? तो ये यूएस और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। Who organized the joint maritime exercise पश्चिमी लहर XPL 2022? तो ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया है? इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है। द पासेक्स 2022 एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द नेवी ऑफ विच कंट्री? तो ये इंडियन नेवी और जो रशिया की नेवी है इसके बीच में करवाया गया है पासेक्स 2022। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2022 released by Knight Frank, what is the position of India in term of the largest number of billionaires population globally? Knight Frank द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है थर्ड पोजीशन पे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल से हम बात करें तो नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के जो न्यू एडिशन के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत इसके अंदर तीसरे स्थान पे रहा है। और भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना से बढ़कर 145 अरबपतियों हो गई, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। और UHNWI ऐसे व्यक्ति है जिनकी जो कुल संपत्ति है ये 30 मिलियन यूएस डॉलर या इससे अधिक है। और बेंगलुरु इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। भारत की बात की जाए तो 2021 में UHNWI की संख्या में सबसे अधिक 17.1% से 352 अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की। इसके बाद 2021 में दिल्ली 12.4% से 210 और मुंबई फिर इसके बाद में मुंबई 9% से 1596 का स्थान रहा है। और चलिए देश के बारे में हम बात करें तो 2021 में सबसे अधिक अरबपति वाले जो टॉप 5 कंट्रीज है इसके बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इसके बाद में सेकंड पे चीन रहा है, थर्ड पे इसके अंदर भारत रहा है, जर्मनी इसके अंदर फोर्थ पोजीशन पे है और फिफ्थ पोजीशन पे है रूस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन रिपोर्ट से रिलेटेड है तो टॉप 5 रिपोर्ट इश्यूअर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय हुरून इंडिया वेल्थ, what percentage has increased in the number of millionaires family in India during the corona
epidemic in the year 2021, तो ये कितने परसेंट है? 11% है। हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा जो प्रकाशित की गई है रिपोर्ट 2021 में, कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या कितने परसेंट बढ़ी है? तो 11% इसके अंदर बढ़ी है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड सिस्टम अंडर सौभाग्य स्कीम? तो ये कौन सा है? राजस्थान है। According to the global report of Global Entrepreneurship Monitor 2021-22, what is India's rank in terms of ease of starting a business? तो ये कौन सी पोजीशन पे रहा है? फोर्थ पोजीशन पे इस पे रहा है। जो वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की जो वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में जो इंडिया है ये चौथे स्थान पे रहा है। What is the rank of India in the global ranking of democracy index 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट? तो इसके अंदर जो इंडिया की रैंक रही है ये 46 पोजीशन पे रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 विच बिकम द मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो ये कौन सी है? तो ये कौन सी बन गई है? इस्तांबुल बन गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हियरिंग डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व श्रवण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को मनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। WHO के द्वारा हर साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस 2022 जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना विषय के साथ सुरक्षित श्रवण के माध्यम से श्रवण हानि की रोकथाम के महत्व और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने करेगा। WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार जो विश्व श्रवण दिवस है ये मनाया था और 2016 में उन्होंने इस दिन को विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया और इससे पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे के नाम से जाना जाता है जो 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया? हमने 4 फरवरी को मनाया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने 2 फरवरी को मनाया है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो डे है ये हमने 30 जनवरी को मनाया है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है 28 जनवरी को। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो? ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोशल स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है और महेंद्र सिंह धोनी विंजो के आगामी मल्टी चैनल और मल्टी मॉडल मार्केटिंग और ब्रांडिंग अभियानों के एक भाग के रूप में काम करने वाले हैं जिसका उत्पादन वर्तमान के अंदर चल रहा है। चलिए टॉप 5 एम्बेसडर्स की हम बात कर लेते हैं। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप, तो थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आर द, तो ये कौन बनी है? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी है। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप A23 इज द, तो ये भी शाहरुख खान बने हैं। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार, तो ये कौन बने हैं? मनोज तिवारी बने हैं। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क, तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपोजिटरी टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन डीमेट अकाउंट? 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने विश्व का पहला डिपोजिटरी कौन बना है? तो ये बन गया है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डीमेट अकाउंट्स के बारे में हम डिटेल से बात करें तो 1 मार्च 2022 को सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस ने घोषणा की है कि अब उसके पास 6 करोड़ से अधिक जो सक्रिय डीमेट अकाउंट है। और जो डीमेट अकाउंट होते हैं ये क्या होते हैं? एक प्रकार का अकाउंट होता है जिसका यूज प्रतिभूतियों और शेयरों की ऑनलाइन प्रतियां रखने के लिए किया जाता है और जो डीमेट अकाउंट अपने संपूर्ण रूप में एक डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है और डीमेट अकाउंट का जो मेन एम है उन शेयरों को रखना है जिन्हें खरीदा
या डीमेटेरियलाइज किया गया है, जिसका अर्थ है कि शेयरों के भौतिक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रूपांतरण उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग को आसान बनाना है। चलिए टॉप 5 फर्स्ट इन द वर्ल्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू सेट अप इन द मेटावर्स, तो ये कौन सा है? जेपी मॉर्गन बैंक है अमेरिका का। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। विच कंट्रीज वुमन हैज बिकम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू बी क्योर्ड ऑफ एचआईवी, तो ये कहाँ की है? अमेरिका की है। विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द इमरजेंसी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 50 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये कौन सा है? कनाडा है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू फ्लाई इन सिविलियन एयर स्पेस, तो ये कौन सा बना है? इजराइल बना है, जहाँ पे नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की जो परमिशन है ये मिली है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द सागर परिक्रमा प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड एंड मरीन इकोसिस्टम ऑफ द कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज, तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सागर परिक्रमा जो प्रोग्राम है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो ये जो जर्नी है ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित कर रहा है। और सागर परिक्रमा की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संस्थानों के उपयोग में स्थायी संतुलन पर केंद्रित होगी। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा 5 मार्च 2022 को ये जो सागर परिक्रमा है इस प्रोग्राम का उद्घाटन करने वाले हैं। गुजरात के मांडवी स्थित स्वामी जी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू होने वाली यह परिक्रमा तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने का एक प्रयास है। और इस परिक्रमा को चरणबद्ध रूप से गुजरात के अन्य जिलों और देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज ए डिस्टर्ब एरिया, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये किया है असम को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। असम गवर्नमेंट ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया और ये अधिसूचना 28 फरवरी से लागू हुई। प्रारंभ के अंदर यह अविभाजित असम में नागाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था और इस अधिनियम ने सेना को कुछ हद तक मुक्त कर दिया, जिसे सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के समावेश के साथ निरस्त कर दिया गया था। और जो एएफएसपीए है जो अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। और सिविल सोसाइटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि एएफएसपीए सुरक्षा कर्मियों को ज्यादती करने के लिए पूरी छूट देता है। असम की बात हो रही है तो असम के बारे में हम बात करें। असम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप इन रिवर्स। रिवर्स के लिए जो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है असम। द असम गवर्नमेंट ऑनर्ड रतन टाटा विद असम वैभव अवार्ड। जो असम वैभव अवार्ड है ये रतन टाटा को दिया गया है। टूरिज्म संजीवनी स्कीम वाज लॉन्च्ड। जो टूरिज्म के लिए जो संजीवनी स्कीम है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। वांचुआ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। यहाँ पे वांचुआ जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेटेड किया जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज है ये यहाँ पे शुरू किया है। धनवंतरी योजना यहाँ की है। इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर साइट ये है। फोक डांस कौन कौन से हैं असम के? तो ये है बिहू और बागू रुम्बा जो डांस है ये यहाँ का डांस है। झूमर यहाँ का डांस है। द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अरुणोदय जो स्कीम है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया एंड विच कंट्री इज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो ये है पाकिस्तान। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
चलिए हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो हाल ही के अंदर जारी आईपीसीसी की रिपोर्ट के में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है और बाढ़ और सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। और रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्सर्जन प्रभावशाली रूप से कम नहीं होता है तो भारत में वेट बल्ब तापमान जो गर्मी और आर्द्रता दोनों को मापता है 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा जो मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है। और रिपोर्ट 34,000 से अधिक दस्तावेजों का विश्लेषण करने वाले 207 वैज्ञानिकों का परिणाम थी। और रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों ने भारतीय मत्स्य पालन में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 69% प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया है। 2050 तक चावल गेहूं दाल और मोटे अनाज का जो उत्पादन है ये 8.62% घटने की उम्मीद है जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 2080 तक गोल्डन एप्पल स्नेल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति फसल की पैदावार के लिए खतरा पैदा करने की संभावना है। चलिए भारत के रैंक डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में हम बात कर लेते हैं 2021-22 के। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के अंदर जो भारत का स्थान रहा था ये 18वां रहा था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंदर भारत की पोजीशन थी 10वें पोजीशन पे थी। 2021 स्ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग के अंदर भारत रहा था 82वें स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के 2021 के अनुसार जो भारत की पोजीशन थी ये 56 पोजीशन पे रहा था। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अंदर भारत रहा है 66वें स्थान पे। पांचवी ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो भारत की पोजीशन है ये है 4th पोजीशन पे। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत इसके अंदर तीसरी पोजीशन पे है। 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट के अनुसार तीसरी पोजीशन पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार जो भारत का जो पासपोर्ट है यह है 83वें स्थान पे। 9 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बने हैं तो ये बने हैं अक्षय विधानी बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स ने अक्षय विधानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। विधानी YRF स्टूडियो में वरिष्ठ उपाध्यक्ष वित्त और व्यापार मामलों और संचालन के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। और ये वित्त व्यापार विस्तार रणनीतिक गठबंधन संयुक्त उद्यम सह निर्माण सहित YRF के लिए कॉरपोरेट और व्यावसायिक विकास गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। और यशराज फिल्म्स के बारे में हम बात करें तो यशराज फिल्म्स भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है। और आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के चेयरमैन और एमडी है। यशराज फिल्म्स की जो स्थापना है ये यशराज चोपड़ा ने 1970 के अंदर की थी। चलिए टॉप 5 रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। Who has become the new chairman of India Tourism Development Corporation? तो ये कौन बने हैं नए चेयरमैन संबित पात्रा बने हैं। Who has become the 35 चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा स्टेट? तो ये कौन बने हैं संजीव कौशल बने हैं। Who has become the new chief executive officer of e-commerce company Myntra? तो ये बनी है नंदिता सिन्हा। Who has become the new head of National Defense College? तो ये कौन बने हैं मनोज कुमार मागो बने हैं। Who has become the first woman president of Mountaineering Foundation? तो ये बनी है हर्षवंती भिष्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है recently which of its India chief has been appointed by the World Bank as the vice president of MIGA? हाल ही में विश्व बैंक ने अपने किस भारत प्रमुख को MIGA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है तो ये किया है जुनैद कमाल अहमद को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। MIGA की जो फुल फॉर्म है यह है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है। और इसके बारे में हम बात करें तो विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। और अहमद जो संचालन के उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। और बैंक के इतिहास में इस तरह के उच्च पद के लिए चुने जाने वाले केवल दूसरे बांग्लादेशी है। और एक प्रेस बयान के अनुसार वह 16 अप्रैल को अपना नया काम शुरू करने वाले हैं। चलिए नेशनल रिक्रूटमेंट की बात हो रही है तो टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं।
हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राफेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अगेन। तो फिर से कौन बने हैं, जो रणइंदर सिंह है ये बने हैं। हु हैज बिकम द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये बनी है अलका नागिया। हु हैज बिकम द न्यू लोकपाल ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो ये बनी है इंदु मल्होत्रा। गोपाल बनर्जी हैज बिकम द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ विच स्टेट। तो ये कहाँ के बने हैं गोपाल बनर्जी, नए एडवोकेट जनरल वेस्ट बंगाल के। हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गांधी स्मृति और दर्शन समिति। तो ये कौन बने हैं, विजय गोयल बने हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है हम इन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। तो ये बने हैं श्री कुमार प्रभाकरण बने हैं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये वियतनाम में किए जाने वाला है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है। तो ये खोला गया है न्यू दिल्ली के अंदर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 2 मार्च को, डी करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधे के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया है दिल्ली के अंदर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलिन ओरुवन को लॉन्च किया है। तो ये आत्मकथा है एम के स्टालिन की, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं। तो ये जो है ये चाइना का था, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हरियाणा के अंदर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन किसने किया है। तो ये किया है इंडियन नेवी के द्वारा ये किया गया है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 20 डेज तक चली है और इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड के बीच इंटर सर्विस सिनर्जी एनहेंस करने के एम से इसे कंडक्ट किया गया है और इंडियन नेवी के द्वारा ये आयोजन किया गया था। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ।